हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित जितनी भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि मतलब टेस्ट सीरीज जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। ठीक है, इसका पहला टेस्ट है, टॉपिक है उसका संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। पॉलिटी का थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं भी बिज़ी थी किसी काम में, इस वजह से, लेकिन आज से ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान मत देना, क्वेश्चन की क्वालिटी को देखना और उसके अलावा एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ से आपके क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी टॉपिक वाइज रहेगी तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी, लेकिन आपको बाकी पढ़ना पड़ेगा आगे से भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो साइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ईजिली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स चाहिए जीएस के, पीसीएस और आरओ के लिए हम लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं वो ये है कि रिवीजन के लिए हैं वो नोट्स। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो। उसका जो अमाउंट है उसमें सारे नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, सारे सब्जेक्ट के, प्लस में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, और हिंदी के लिए आरओ के लिए हिंदी के भी वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। उसका अमाउंट है 199। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। उसी नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो वो जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक चीज़ बता देती हूँ, ये हो सकता है आज का टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यह कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपसे पूछ लिया जाएगा और फिर वहाँ पर आपको एग्जाम्पल रख दिए जाएंगे, और अगर स्टेटमेंट के रूप में आएगा क्वेश्चन तो दो स्टेटमेंट वहाँ पर आ जाएंगे, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी? तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो मान्यता दी गई थी वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजन वाला है, लेकिन आप लोगों को एक्ट के साथ उसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे इस तरीके से आपको रटने पड़ेंगे ये। ठीक है, और कोई चारा है नहीं है इनको याद करने का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो जो एक्ट था जिसके द्वारा ऐसा किया गया वह भी रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया तथा मद्रास व बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। दो काम किए गए थे, तो दो काम क्या थे? गवर्नर जनरल से रिलेटेड, बाकी तो बहुत सारे प्रोविजंस थे इसमें। एक तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया। दूसरा था कि मद्रास बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था, यानी कि अब ये जो गवर्नर जनरल था यही इनके कार्यों को भी संभालता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो पहले जो गवर्नर जनरल बने थे, जो नाम चेंज किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु कितने सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था? तो वो 4 सदस्यीय परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कहाँ एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, जो चीज़ मैं ऊपर बताने वाली थी वो इस क्वेश्चन में आ गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि वहाँ पर कितने न्यायाधीश थे, टोटल 4 थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य थे। उनमें मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम क्या है ये पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो थे सर एलिजा एम्फे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, निजी व्यापार करने पर, वो लगाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने व भारतीयों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया, जिससे कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था, उनको अलग अलग कर दिया था। वह किया गया था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। यह स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1784 आएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई है। 84 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण परिषद या फिर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। तो वह एक्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया व इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों व प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। ये शक्तियां सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1786 के एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था और जो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां जो है प्रदान की गई थी, सबसे पहले ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। ठीक है, तो जो कंपनी का अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो भारतीय व्यापार से जो एकाधिकार समाप्त किया गया था वह 1813 का ही चार्टर था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसका चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया था, लेकिन क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछा जाएगा ना वो इस तरीके से कि पहले आपको ये लिखा आएगा कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो खर्च करने का उपबंध किया गया था वो किस एक्ट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना, 1813 का एक्ट। हमेशा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया, लेकिन हमने उसको नए तरीके से बनाया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को हर तरीके से आप तैयार रहो पेपर के लिए। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग जो लाइन पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर पहले जो है बंगाल का गवर्नर था, उससे वह गवर्नर जनरल बन गया। अभी क्या किया है, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। ठीक है, उसके नाम पद नाम में कोई चेंज नहीं किया गया है। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया। इस हेतु बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? पहले जब बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल पदनाम किया गया था, वह कौन बने थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। लेकिन यहाँ अभी पूरे भारत का बनाया गया है उनको, तो वो पहले कौन बने हैं ये जानना जरूरी है। वो बने हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखना, बंगाल के दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किसको सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? सबसे पहले कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको रटे हुए होने चाहिए। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की गई। मैकाले को सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था? तो वह एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा नियुक्तियों में योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इस कारण इस एक्ट के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे? तो जिस एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था वह भी 1833 का चार्टर एक्ट ही था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। नेक्स्ट, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो यह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय कानूनों के वर्गीकरण हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। चार्टर जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो जिस एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था वह भी 1833 का ही चार्टर एक्ट था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय अथवा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? वह एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई व इसके द्वारा भारतीय अथवा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता को शुभारंभ किया गया था? ठीक है, तो इसको जो शुरू किया गया था वह 1853 के चार्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, वैसे इतना डीप पूछेंगे नहीं वनडे एग्जाम में तो, लेकिन बाई चांस अगर कभी पूछ लें वनडे में नहीं तो पीसीएस में, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पर पीसीएस वाले भी कुछ अभ्यर्थी देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस प्रतियोगिता को शुरू करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो वो 1833 का चार्टर था। लेकिन अगर वो पूछे कि शुभारंभ कर दिया गया था तो वो 1853 का चार्टर था। थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया था? ठीक है, अधीन चला गया था जो भी है, तो ऐसा हुआ था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, अब देखिए प्रथम वायसराय जो थे भारत के वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ध्यान से यहाँ सुनना, जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई है वो यहाँ पर है। अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। आपको 1773, उसके अलावा कौन सा था, 1813 था, उसके अलावा 1833 रहा, और फिर कौन सा रहा है आपका ये 1858। ठीक है, इनमें जो जो चेंज हुए हैं ना आपको ये याद रखने हैं। सबसे पहले क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद उसको पूरे भारत की वो दी गई थी, क्या बोलते हैं, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। आई थिंक यहाँ पे मेरे को कुछ मिस्टेक हो रही है। फिर उसके बाद इसके द्वारा जो है उसको क्या किया गया है, भारत का वायसराय, पद नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। ठीक है, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ऊपर क्लियर कर लेना, सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा नए पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया था। ठीक है, ऐसा किसके द्वारा किया गया था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा एक नए पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया था। ठीक है, हाँ अभी मेरे को याद आया, वो उसमें जो मैंने अभी आपको बताया था ना, उसमें 3 हैं। 33 है, सॉरी 13 नहीं था। ठीक है, एक तो 1773 वाला हो गया था, 1833 हो गया, फिर उसके बाद ये 1858 में ये चेंज हुआ है, तो याद रखना इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अभी इसका आधा एक्सप्लेनेशन बचा है। राज्य सचिव की सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन भी किया गया था। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो ऐसा जिस एक्ट के द्वारा किया गया था वह था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया व नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। वह एक्ट था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कानून किसके द्वारा बनाना स्टार्ट हुआ, 61 में, याद रखना। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। किस एक्ट के द्वारा मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों का विकेंद्रीकरण किया गया। तो विकेंद्रीकरण जिस एक्ट के द्वारा हुआ है वह था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर इनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। सॉरी। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर है वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई व भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। याद रखना भाई, अगर ये वहाँ पर आ जाए तो याद रखना ये नहीं किया गया था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। भारत में निर्वाचन पद्धति का जो को आरंभ किया गया था वो 1892 का ही भारत परिषद अधिनियम था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 का भारत परिषद अधिनियम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। इसी कारण इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। तो भाई जब पृथक निर्वाचक मंडल की बात यहाँ पर हो ही रही है ऊपर सीधी सीधी, तो करेक्ट आंसर आपको मालूम चल जाना चाहिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा
मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। समझ में आ गया होगा? ठीक है। इसको भी विस्तारित कर दिया गया था, आगे चल के 1919 में विस्तारित होगा, ये देखते हैं, चलिए, है ना। किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ये प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पॉलिटी की कुछ वीडियोस तो मैंने ही डाली हैं, समझा समझा के सारे टॉपिक्स तक, राष्ट्रपति और आपातकाल पता नहीं कहाँ तक मैंने करा दिया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे, देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? वह है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1919 के भारत शासन अधिनियम के समय चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे, इसीलिए इसको हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्या प्रक्रियाएं की, क्या क्या कार्य किए उन्होंने। किस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी? ठीक है, तो जिसका भी जिक्र हुआ है वही है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। वह प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? 1926 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था, जिसको 1926 में स्थापित किया गया था। भाई बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है पॉलिटी को, सीरियसली। अगर आप किसी छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, और बड़े एग्जाम की कर रहे हो फिर तो आप पूछो ही मत। आपको एक एक वर्ड याद होना चाहिए कि क्या क्या प्रोविजंस हैं उसमें। यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। उसमें प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है ये चीज़ अलग है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कब किया गया है, वो चीज़ इफेक्ट में कब आई है उसको, तो वो चीज़ें अलग होती हैं, वो सन अलग होता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए कब है स्थापित, कब हुआ है? 1926 में। प्रोविज़न कब था, किस एक्ट में था या फिर किस अधिनियम में था? तो आपका 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चीज़ हमेशा चलती रहती है, ये केवल इसी एक्ट के बारे में नहीं है, बहुत सारी आगे भी प्रोसेस यही होते हैं। चीज़ बनती कभी है और इम्प्लीमेंट बाद में होती है। नेक्स्ट, केंद्रीय लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था? अब देखिए सिफारिश किसने की थी उसकी, तो ये की थी ली आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल विस्तार किया गया था? निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, जैसा कि अभी मैंने आपको जिक्र किया था ऊपर कि आगे चल के इसको विस्तारित कर दिया जाएगा। किसको? 1909 में जो पृथक निर्वाचक मंडल किया गया था वो किसके लिए था? वो सिर्फ किसके? मुस्लिमों के लिए किया गया था। ठीक है। अब यहाँ किया गया है उसमें, यहाँ देखिए क्या कुछ उस चीज़ उसमें काफ़ी सारी कास्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। करेक्ट आंसर क्या है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार करते हुए इसे सिखों, इसके अलावा ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। यानी कि आप उस इंसान को ही, यानी कि जिसको आप वोट दे रहे हो वो आपकी ही कास्ट का होना चाहिए। ये था इसका प्रोसीजर पूरा। किस एक्ट के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया व केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। देखिए कौन सी दो चीज़ें पता चली। पहली चीज़, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से कब अलग किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट, किस एक्ट के द्वारा सॉरी किस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया?
इस खांसी के चक्कर में इतने दिन वीडियो नहीं बनी, फिर भी ये सही नहीं होने का नाम ले रही। वेल, करेक्ट आंसर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। वह पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले महिलाओं को किस अधिनियम के तहत ये अधिकार मिला था? ठीक है, प्लीज़ याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है? इनमें से जो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है। पूछा जा सकता है संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1935, राइट। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था? है ना, अब वो ये तुमसे ज़रूरी नहीं वो पूछे कि भैया प्रांतों में किसके द्वारा समाप्त किया गया, केवल पूछ लेगा कि केंद्र में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, राइट। तो आपको आंसर करना होगा। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार करते हुए दलित महिलाओं मजदूरों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि उसको और विस्तारित कर दिया गया। तो कितनी बार विस्तार हुआ है उसका? 3 बार। 1909 में हुआ, जो मतलब पहली बार हुआ केवल मुस्लिमों के लिए, फिर 1919 में उसमें कुछ और लागू कर दिया गया, फिर उसके बाद 1935 में उसको बढ़ाया गया। नेक्स्ट है 1937 में गठित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर जो है मतलब बने थे, न्यायाधीश जो बने थे। एक चीज़ याद रखना, 1935 में उसको स्थापित नहीं किया गया था, स्थापित उसको 1937 में किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत, कब स्थापित किया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा सॉरी प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो ऐसा किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के स्थान पर प्रांतीय तथा दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित किया गया था, बर्मा को भारत से अलग किया गया था, उपयुक्त दोनों कार्य किए गए थे, या फिर कुछ भी नहीं हुआ था इनमें से? कुछ तो हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ था और बर्मा को भारत से अलग किया गया था। आंसर सी है, दोनों ही कार्य हुए थे इसके द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसके अलावा बर्मा को भारत से अलग किया गया व 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ था। इस अधिनियम में संविधान के लिखित होने का उल्लेख नहीं है। बहुत एक वर्ड मैटर करता है, एक वर्ड। सच में पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर एक शब्द याद रखना है कि क्या नहीं है, हाँ है, क्या नहीं है, बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, अब मैं हर चीज़ को पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताती ही हूँ, उससे आगे आपको देखना है। वनडे एग्ज़ाम में तो ठीक है चल जाता है काम, लेकिन पीसीएस के लिए, आरओ के लिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा संघीय राज्य व समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया? ठीक है, तो ये बंटवारा किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय राज्य व समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा शेष बची शक्तियों को गवर्नर जनरल को दे दिया गया था।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो उसी से जिसके बारे में बात चल रही है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। मेरे को बताइए जरा किस आर्टिकल में है ये जो है अध्यादेश जो निर्गत करने की शक्ति राष्ट्रपति की, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा किस आर्टिकल के तहत है। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था? है ना, ऐसा किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा? नहीं, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा नहीं, 1909। करेक्ट आंसर क्या है? 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था लेकिन नहीं, इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिले हैं तो बात ये है कि पीडीएफ की किस तरीके से आप लोगों को लेना है वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। देखिए, आज तक मैंने आपसे नहीं बोला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं आपसे बोल रही हूँ। बिना बोले आप लोग इतने जुड़े हुए हो हमसे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पता है एक चीज़ बता रही हूँ, मुझे मालूम है बहुत से चैनल्स हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, लेकिन टॉपिक वाइज सीरीज़ शायद ही आपको कहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ आपको सब चीज़ देंगे, मतलब केवल टेस्ट ला के दे देंगे और वहीं पर हर टेस्ट में हर टॉपिक घुसा हुआ है, मतलब कहीं भी कुछ भी। टॉपिक वाइज सीरीज़ बहुत मैटर करती है सच में, और ये सीरीज़ हमारी बहुत सब लोगों को पसंद आई है। बहुत लोग बोला है हमसे, सब लोगों ने पर्सनली मैसेज किए हैं कि नहीं ये बहुत अच्छी सीरीज़ है आपकी, और पीडीएफ भी बहुत लोगों ने ली है। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ की नीड है आप लीजिए, नंबर आपको मैंने बताया हुआ है, ये नंबर है। ठीक है, मेरा नंबर नहीं है, लेकिन ये आप लोग मतलब है, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि मैम रिप्लाई नहीं करती हैं या फिर जो भी है, मेरा नंबर नहीं है ये पर्सनल, सीरियसली। ठीक है, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा इस पर। और दूसरी चीज़, भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहली बार बोल रही हूँ, कमेंट जो करना हो एडवाइस हो दीजिए, कोई बात नहीं है। कमी है कुछ कि आपको ये ज़रूर इसमें ऐड करना चाहिए, हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी।